एक विवाह ऐसा भी भाग 18। तो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा है कि मोमो ने राज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ ऐसा ही हाल राज का भी था। राज मोमो को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। अब आगे मोमो ने मुड़कर अभय की ओर देखा तो अभय गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था। उसने मोमो को एक प्यारी सी स्माइल के साथ थंब दिखाया और आगे जाने के लिए इशारा किया। मोमो अभय को देखकर पहली बार मुस्कुराई थी। आज कितने दिनों बाद उसकी प्यारी सी मुस्कान के दर्शन हुए थे। अभय को मोमो राज की ओर बढ़ी, लेकिन राज के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अकेले अकेले रहते रहते वो शून्य हो गया हो। मोमो भागकर राज के गले लग गई, लेकिन राज जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर बाद राज ने खुद ही मोमो को दूर कर दिया तो मोमो थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, आई मिस यू सिन। मोमो के इतना बोलते ही राज ने मोमो से मुंह फेर लिया, लेकिन मोमो तो मोमो है। वो फिर से राज के सामने आ गई। राज ने एक नज़र मोमो को देखा और दूसरी ओर देखने लगा तो मोमो ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? राज ने कुछ नहीं कहा तो मोमो आगे बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। राज वहाँ से हटते हुए बोला, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मोमो ने राज का हाथ पकड़कर कहा, आई लव यू यार, प्लीज़ डोंट लीव मी। राज, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था डोरा, और कभी छोड़ूंगा भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। मोमो राज के सामने आकर खड़ी होकर बोली, क्यों? राज ने अभय की ओर देखकर कहा, उस इंसान को देख रही हो, वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं। मोमो ने अभय को देखा जो अपने फ़ोन में लगा था। राज ने आगे कहा, पता है डोरा, उसने तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए कितना कुछ किया है। उसने रातों में अपने आदमियों को लगाकर मेरा पता निकलवाया ताकि तुम मुझसे मिल सको और खुश हो सको। मोमो चुपचाप राज को सुन रही थी। तो राज ने कहा, अगर आज मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला भी गया तो उसका क्या होगा? तुम्हारे एक फैसले ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता कि वो तुम्हारे लिए तड़पे। मैं किसी को दर्द देकर तुम्हें नहीं पाना चाहता, और ना ही ये चाहता हूँ कि हमारी वजह से कोई दुखी हो। राज ने मोमो को समझाने की कोशिश करी तो मोमो राज से दूर हो गई। राज ने आगे कहा, मुझे भूल जाओ मोमो, और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मोमो को राज के ये शब्द सुनकर धक्का सा लगा। वो कुछ नहीं बोला तो राज वहाँ से आगे चला गया। अभय ने राज को जाते हुए देखा तो वो भागकर मोमो के पास आया और बोला, क्या हुआ बॉस? राज सर ऐसे कैसे चले गए? मोमो ने ज़मीन को घूरते हुए कहा, सब कुछ ख़त्म हो गया अभय जी। यार, ऐसे क्यों करते हैं लोग कि 1 साल तक सगाई रखने के बाद किसी और से शादी कर लेते हैं। अरे, कोई और है लाइफ में पहले से तो पहले ही बता देना चाहिए ना। कम से कम किसी और की लाइफ तो ख़राब ना हो। मेरी एक दोस्त है जिसकी सगाई हुए 1 साल हो गए थे, और अब उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली बिना किसी को बताए। अब बताओ उस लड़की पर क्या बीत रही होगी यार। हद है लोगों का के सामने भी। और तो और वो लड़का उसे अपनी वाइफ की फ़ोटो दिखाकर ये कहता है, देखो ये है मेरी वाइफ। कसम से ऐसे लोगों को सिर फोड़ने का मन करता है। खैर, अभी तक मैंने अपनी दोस्त से बात भी नहीं करी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यार कैसे बात करूँ। उससे पहले तो मैं ही रोने लग जाऊँगी। अगर उससे मिलना होता तो उसे गले लगाकर उसे समझा सकती थी, लेकिन ऐसे में उससे मिल भी नहीं सकती। अभय ने मोमो को राज से मिलवाया ताकि दोनों मिलकर अपने गले शिकवे भुलाकर एक हो जाएं और अपनी लाइफ को खुशी से एंजॉय करें। लेकिन अभय ने जो सोचा था ऐसा हुआ ही नहीं। राज मोमो को छोड़कर चला गया था। अभय ये तो नहीं जानता था कि राज ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे अब भी आकृति की चिंता थी, जिसने सालों से खुशी की ओर मुंह तक नहीं किया था। अभय आकृति के पास आ गया तो आकृति ने बिना किसी भाव के कहा, सब कुछ ख़त्म हो गया अभय जी। मुझे एक उम्मीद थी कि हम दोनों मिलेंगे, लेकिन आज वो उम्मीद भी टूट गई। मोमो ये कहते कहते सीढ़ियों पर ही बैठ गई। अभय आकृति के पास आकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर उससे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गया और बोला, आप मुझे बताएं
क्या कहा राज सर ने आपसे? आकृति गंगा के पानी को देखती हुई बोली। कुछ नहीं कहा। आकृति ने दर्द में हंसने लगी थी। अभय ने आकृति को एक नज़र देखा तो वो भी गंगा के पानी में को देखने लगा। अभय मन ही मन सोच रहा था कि राज ने कुछ ऐसा कहा जिससे आकृति दुखी तो नहीं है, वो गिल्ट फील कर रही है। अभय आकृति को इतना तो समझने लगा था कि उसके चेहरे को देखकर बता सके कि बात क्या है। अभय और आकृति दोनों काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी तो अभय ने आकृति से चलने के लिए कहा, लेकिन आकृति का तो मन ही नहीं था कहीं जाने का। वो तो बस ज़िंदगी भर वहीं बैठे रहना चाहती थी। अक्सर ऐसा होता है जब हम गलत ना हों और हमारी ज़िंदगी के वो लोग जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं वही हमें कह दें कि फ़ैसला तो तुम्हारा था, इसीलिए तुम्हें निभाना पड़ेगा, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। आकृति की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो अपनों से कुछ इस कदर हार चुकी थी कि अब कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं थी। अभय ने बार बार आकृति को पुकारा, लेकिन आकृति तो पत्थर की भांति वहीं जमी रही, मानो पत्थर की मूर्ति हो। आज वो कुछ भी नहीं सोच रही थी। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। अभय ने आकृति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, घर चलें? आकृति ने खाली आंखों से अभय को देखा तो अभय ने आकृति के गाल को छूते हुए कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आकृति मुंह फेरते हुए बोली, साथ तो वो भी है, लेकिन क्या दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कम से कम मुझे समझ सके? अभय कुछ नहीं बोला तो आकृति खुद ही उठकर आगे चल दी। अगले दिन अभय का घर आकृति अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। गौरी जी किचन में नौकरों के साथ थी। अभय और कैलाश जी बाहर सोफे पर बैठे थे। अभय के चेहरे पर आकृति के लिए चिंता थी तो कैलाश जी ने अभय से कहा, क्या बात है बेटा, तुम परेशान हो? अभय, हाँ पापा, वो मैं आकृति के बारे में सोच रहा था। कैलाश जी, क्या हुआ आकृति को? अभय, कल मैंने आकृति को राज से मिलवाया था। अभय के इतना कहते ही कैलाश जी सीधे होकर बैठ गए और बोले, अच्छा फिर क्या हुआ? अभय, राज और आकृति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा। मैं उन दोनों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राज कल आकृति को छोड़कर चला गया। आकृति मुझे कुछ बता ही नहीं रही कि बात क्या हुई उन दोनों के बीच। कैलाश जी ने लंबी सांस ली और बोले, मैं जानता हूँ बेटा क्या हुआ है। अभय ने अपने सवाल का उत्तर लेने के लिए कैलाश जी की ओर देखा तो वो बोले, राज ने आकृति को इसलिए छोड़ दिया ताकि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। अभय ने उदास नज़रों से अपने पिता को देखकर कहा, आप तो जानते हैं ना पापा? कैलाश जी, हाँ सब जानता हूँ बेटा जी, मैंने ही तो आकृति से तुम्हारी शादी करवाई है। अभय ने कुछ नहीं कहा तो कैलाश जी आगे बोले, मैं तो वो भी जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। अभय, क्या पापा? कैलाश जी कुछ कहते तो तभी आकृति वहाँ आ गई और अभय से बोली, अभय जी चलिए, हम लेट हो रहे हैं। कैलाश जी ने अभय से कहा, जाओ बेटा, रात में बात करते हैं। अभय जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आकृति उसका इंतज़ार कर रही थी। वो आकृति को इंतज़ार करवाए ये हो नहीं सकता था। अभय आकृति ऑफिस के लिए निकल गए तो कैलाश जी अपने कमरे में आ गए और एक एल्बम निकाल कर देखने लगे। कुछ देर बाद गौरी जी भी वहाँ आ गई तो कैलाश जी के साथ साथ वे भी अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को देखने लगी थी। आकृति ऑफिस में आकर अपने कैबिन की ओर बढ़ी ही थी कि उसे रुचिका दिखाई दी। आकृति रुचिका की ओर चली गई और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। रुचिका अपने काम में बिजी थी। उसे पता ही नहीं चला कि आकृति कब आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक आकृति रुचिका को देखती रही। जब रुचिका को लगा कि कोई उसे देख रहा है तब उसने गर्दन उठाकर देखा तो सामने आकृति को देखकर चौंक गई। रुचिका ने हकलाते हुए कहा, मैम आप, कुछ काम था क्या? आकृति ने जाते हुए कहा, कम टू माय कैबिन। रुचिका डर रही थी कि अब मोमो क्या करने वाली है। खैर वो उसके पीछे पीछे चल दी। आकृति अपने कैबिन में आकर चेयर पर बैठी और रुचिका सामने खड़ी हो गई तो आकृति ने कहा, आज से तुम मेरी पीए हो, अपनी सब फाइल्स यहाँ सेट करवा लो अभी के अभी। रुचिका ने आकृति से कहा, मैम आप चाहती क्या हैं? आप अपनी मर्जी नहीं चला सकती। आकृति ने अपनी एक भूंछ खाकर कहा, क्यों नहीं चला सकती? मेरे पति की कंपनी है। तुम यही तो चाहती थी ना कि राज ना हो मेरी ज़िंदगी में। अब तुम खुश होगी ना? छोड़ दिया है उसने मुझे। आकृति ने हंसकर कहा, सबकी मोहब्बत पूरी हो गई सिवाय मेरी।
रुचिका को आकृति के ये शब्द अंदर तक छलनी कर रहे थे, लेकिन वो क्या कर सकती थी। रुचिका चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ ही देर बाद वो आकृति के कैबिन में बैठकर काम कर रही थी। अभय जो सब देख रहा था, उसे आकृति में ऐसे बदलाव की उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहा था कि उसे जल्दी ही अपने पिता से बात करनी है। दोपहर बाद अभय का फ़ोन बजा। अभय ने स्क्रीन पर देखा तो एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। स्क्रीन पर कृति नाम फ्लैश हो रहा था। अभय ने जल्दी से फ़ोन पिक करके कान में लगा लिया और जल्दी से बोला, आ गई मेरी याद कृति, मैं तो तुम्हें रोज़ याद करती हूँ, तुम ही भूलते जा रहे हो। मुझे कहीं पसंद प्यार में तो नहीं बदल गई ना? अभय ने हंसते हुए कहा, हो भी सकता है कृति, जान ले लूँगी मैं तुम्हारी, ऐसा सोच भी तो। अभय ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, अच्छा तुम तो इतनी दूर बैठी हो, स्पेशल मेरी जान लेने आओगी क्या? कृति, हाँ तुम्हारे लिए जापान से क्या, मैं तो जहन्नुम में से भी आ जाऊंगी। अभय फिर हंसते हुए बोला, मतलब तुमने इतने पाप किए हैं कि तुम जहन्नुम में ही जाओगी? कृति ने थोड़ा रुककर कहा, क्या मतलब? अभय, मतलब ये कि लोग तो स्वर्ग में से वापस आने की कहते हैं, लेकिन तुम जहन्नुम में से, मतलब पहले ही कन्फर्म है कि तुम जहन्नुम में जाओगी। कृति, अभय तुम मिलो, मुझे बहुत मारूंगी तुम्हें। अभय शांति से बोला, आई मिस यू कृति, मी टू। अभय, कब आओगी? कृति, जब तुम बुलाओगे। अभय, हाँ आज पापा से बात करने वाला हूँ। कृति ने अभय की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, वो कैसी है? अभय, सब कुछ उल्टा हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक करूँ। कृति, डोंट वरी, कुछ दिनों बाद मैं आ रही हूँ, फिर दोनों मिलकर ठीक करेंगे। अभय ने कृति से कुछ और बात करी और फ़ोन रखकर एक लंबी सांस ली। अभय ने खुद से कहा, अब पापा क्या नया बताने वाले हैं? मैं तो सोच कर थक गया हूँ। कुछ देर तक अभय सोचता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो अपने काम में लग गया। रात में अभय खाना खाकर छत पर आ गया। आकृति अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद कैलाश जी भी वहां आ गए और अभय के साइड में बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे तो अभय ने कहा, कुछ तो बोलिए पापा। कैलाश जी, सोच रहा हूँ बेटा, क्या ये वक्त ठीक है बताने के लिए? अभय मुस्कुरा दिया और बोला, मैं हमेशा आपके कहे अनुसार चला हूँ, आज भी आपके कहे अनुसार ही चलूँगा। आपने कहा आकृति से शादी कर लो, मैंने कर ली थी पापा, बिना कुछ कहे, लेकिन अब मैं उसे और ज़्यादा दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। आप जो भी जानते हैं प्लीज़ बताएं, ताकि मैं आगे कुछ कर सकूँ। कैलाश जी मुस्कुरा दिए और अभय के गाल को छूकर कहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अभय भी हल्का सा मुस्कुरा दिया तो कैलाश जी ने कहा, तो सुन अभय, आज जो बता रहा हूँ तुझे यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है। अभय, क्या पापा? कैलाश जी, ये कि राज तेरा भाई है। अभय ने हंसकर कहा, क्या पापा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। कैलाश जी ने सामने देखकर कहा, ये मजाक नहीं, सच है बेटे, राज तेरा भाई है, तेरा बड़ा भाई। राज। अभय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये सुनते ही उसे अभी भी यकीन नहीं था कि राज मेरा भाई कैसे हो सकता है। कैलाश जी ने आगे कहा, ये सच सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं जानती। अभय अपने पिता को खाली आंखों से देखने लगा, लेकिन कैलाश जी चुप होकर सामने देख रहे थे। अभय, लेकिन पापा ऐसा कैसे हो सकता है? राज सर मेरे भाई नहीं हो सकते। अभय जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है बेटे, बस यकीन करना होता है। अभय, पापा आप शुरू से बताएं मुझे कि कैसे राज मेरा भाई है। कैलाश जी सामने देखते हुए कहा, एक आह भरकर बोले, राजन सिंघानिया और मैं दोनों बचपन के साथ पढ़े बढ़े थे। हम दोनों की दोस्ती अटूट थी, जो आज भी है। राजन जैसा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई करी और एक ही कॉलेज में थे। हम दोनों को कॉलेज में एक ही लड़की से प्यार हो गया था। जब पता चला कि दोनों एक ही लड़की पर लट्टू हैं, तो हम दोनों ने ही उसे छोड़ दिया था, क्योंकि हम लोग अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे। फिर हम दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और कामयाब भी हुए। हमारी शादी हो गई, फिर हम मिलते रहे। कैलाश जी हंसकर बोले, इतने तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं मिलते जितना हम दोनों मिलते थे एक दूसरे से, अपनी सब बातें शेयर करते थे। हमारी पत्नियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे मिलने से, बल्कि वो भी एक दूसरे की दोस्त बन गई थी। फिर एक दिन पता चला हम दोनों बाप बनने वाले हैं, तो हम दोनों खुशी से अपनी अपनी पत्नी के साथ घूमने चले गए।
हम चारों एक जगह ही गए थे 1 साल के लिए। जब दोनों की डिलीवरी हुई तब राजन को कंपनी के लिए बाहर जाना पड़ा। मैंने आश्वासन दिया कि मैं दोनों का ध्यान रखूंगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। गौरी को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए और राजन की पत्नी का बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था, जो इस दुनिया में आते ही चला गया था। दोनों औरतें बेहोशी की हालत में थीं। तभी राजन का फ़ोन आया कि खुशखबरी बताई जाए। मेरा दिल घबरा गया था कि मैं उसे ये कैसे बताऊं। तभी मैंने फैसला किया कि मेरा एक बच्चा राजन का होगा। मैंने राजन को बताया कि दोनों के ही लड़के हुए हैं और इस तरह राज वहाँ से और तुम यहाँ हो। अभय ने अपने पिता को देखते हुए कहा, पापा, आपका दिल इतना बड़ा कैसे? कैलाश जी ने, नहीं बेटा, ये मैंने अपने दोस्त के लिए किया था। अभय, तो फिर राजन अंकल कहाँ हैं? कैलाश जी, 2 साल बाद राजन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इन 2 सालों में उनके एक बच्चा और हुआ, रिहान। अभय ने आंखें बंद करते हुए कहा, जानता हूँ कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। कैलाश जी ने अभय की ओर देखा तो अभय ने खाली आंखों से कहा, मैं राज सर के बारे में जानता हूँ पापा। कैलाश जी मुस्कुरा दिए और आगे बोले, राजन के जाने के बाद मैं हमेशा राज के साथ रहा, कभी उसके सामने नहीं गया, लेकिन वो मेरी नज़रों से कभी दूर नहीं हुआ। 16 साल की उम्र में उसने बिजनेस संभाल लिया था। राजन की पत्नी राजन के जाने से दुखी हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल कर समाज सेवा में लगा दिया। वे राज और रिहान के लिए भी कुछ देर के लिए वक्त निकालती थी ताकि उसे राजन की याद ना आए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को दूर रहकर भी अच्छे संस्कार दिए। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं रही। राज बचपन से ही शांत रहने वाला था, क्योंकि वो वक्त से पहले ही मैच्योर हो गया था, दुनियादारी को समझने लगा था। इसीलिए उसके लिए उसकी खुशी सिर्फ रिहान था और कोई नहीं। फिर उसकी ज़िंदगी में आकृति आई, जिससे वो बदल गया और खुद के लिए जीने लगा, लेकिन वो भी कुछ वक्त के लिए ही उसके साथ रह पाई थी और दूर चली गई थी। अभय ने अपने पिता की ओर भरी आंखों से देखकर कहा, तो इसीलिए आपने मेरी शादी आकृति जी से करवाई थी? कैलाश जी, हाँ। हाँ। कैलाश जी चुप हो गए तो अभय पुरानी बातों को सोचने लगा। जब अभय अपने ऑफिस में था तब उसके पास कैलाश जी का फ़ोन आया तो उन्होंने अभय से जल्दी घर आने के लिए कहा। अभय बिना कुछ कहे घर गए तो कैलाश जी ने अभय को एक लिफाफा देकर कहा कि मैं इस लड़की से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, देख लो बेटा। अभय ने लिफाफे को टेबल पर रखकर कहा, नहीं पापा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कैलाश जी ने सख्ती से कहा, नहीं अभय, तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहता हूँ। अभय ने आगे अपने पिता से कुछ नहीं कहा और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। कैलाश जी शांति से बोले, मैं जो कर रहा हूँ किसी का भला करने के लिए कर रहा हूँ बेटा। इसमें तुम मेरी हेल्प कर सको तो करो, नहीं तो जिसे तुम चाहते हो उसी से शादी कर लो। अभय ने अपनी पिता को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था, तो उसने कहा, ठीक है पापा, मैं करूँगा शादी, आप जैसे कहेंगे वैसे ही करूँगा। कैलाश जी ने लिफाफे से फ़ोटो निकालकर अभय के सामने रख दी। अभय ने जैसे ही फ़ोटो को देखा, उसने अपने पापा से कहा, ये लड़की, इन्होंने ही तो मेरी हेल्प करी थी। कैलाश जी, तो अब तुम्हारी बारी है। अभय ने मुस्कुराकर कहा, पापा, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ। कैलाश जी ने शांति से अभय की बात सुननी शुरू करी तो अभय बोला, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो मर जाएगी। कैलाश जी, ये शादी कुछ दिनों के लिए ही होगी बेटा। तुम उस लड़की को सब सच सच बता दो ताकि उसे कोई गलतफहमी ना हो। अभय ने मुस्कुराकर कहा, जी पापा, आई एम श्योर कृति मान जाएगी। कैलाश जी, हाँ, तुम्हें सबसे ये कहना है कि तुम इस फ़ोटो वाली लड़की से प्यार करते हो ताकि कोई उंगली ना उठाए कि ऐसे ही शादी कर ली तुमने। जी पापा। कैलाश जी ने अभय से कृति को बुलाने के लिए कहा तो अभय ने कृति को भी बुला लिया और सब बता दिया कि ये शादी 2 बिछड़े दिलों को मिलाने के लिए होगी। कृति ने अभय के खाली आंखों से देखा तो अभय ने कृति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। अभय ने कृति को मोमो की फ़ोटो दिखाई तो कृति ने कहा, इन्हें तो मैं जानती हूँ। अभय और कैलाश जी ने चौंक कर कहा, कैसे कृति? ये अक्सर अनाथ आश्रम आती रहती हैं, बहुत अच्छी हैं। अभय ने मुस्कुराकर कहा, अभी इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है।
तो हमें करनी चाहिए ना। कृति ने हामी भरी तो अभय ने कहा, कृति तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगा। मैं इनकी ज़िंदगी में सब ठीक करके ही तुमसे शादी करूँगा। कृति ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मैं चली जाऊँगी, लेकिन कहाँ? अभय, उसकी चिंता तुम मत करो, पापा सब इंतजाम कर देंगे। कैलाश जी अभय और कृति को छोड़कर चले गए तो कृति ने अभय के गले में हाथ डालकर कहा, हाय ये जुदाई तुमसे हमसे सही न जाएगी। अभय ने कृति का हाथ नीचे करके कहा, अरे रे मेरी शादी होने वाली है, कुछ शर्म करो लड़की। कृति ने आंखें दिखाते हुए कहा, खबरदार जो उसे एक नज़र देखा भी जान निकाल लूँगी तुम्हारी। अभय ने हंसते हुए कहा, अच्छा निकाल लो ना कृति। अब अच्छा सुनो, जब लगे ना कि तुमसे सब बिगड़ गया है तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। अभय ने कृति को गले लगाकर कहा, थैंक यू माय लव। कृति चली गई और अभय ने आकृति से शादी कर ली। अभय अपने ख्यालों से बाहर आया तो देखा कैलाश जी वहाँ से जा चुके थे। अभय ने कृति को एक मैसेज किया, आई नीड योर हेल्प। मैसेज सीन नहीं हुआ तो अभय नीचे आ गया तो देखा कि आकृति अभी भी लैपटॉप पे काम पर लगी थी। अभय के आते ही आकृति ने एक नज़र अभय को देखा तो अभय ने कहा, सो जाइए, आप थकती नहीं हैं क्या? आकृति मुस्कुराकर बोली, नहीं, आपका इंतज़ार कर रही थी। आकृति के ऐसे बोलते ही अभय ने कहा, आप ठीक तो हैं ना? आकृति ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, वो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ। अभय, मतलब? आकृति, हमें अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। आप कब तक मेरी वजह से पिसते रहेंगे? आकृति की बात से अभय घबरा गया था। उसे यकीन नहीं हुआ कि आकृति ऐसी बात कर सकती है। अभय ने आकृति को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था तो अभय समझ गया कि आकृति ये सब इसीलिए कह रही है ताकि अभय की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अभय ने मन में ही कहा, किस मिट्टी की बनी हो तुम, खुद टूटकर भी मेरी ज़िंदगी संवारने में लगी हो। अभय का मन कर रहा था कि अभी आकृति को सब सच बता दे कि जिस राज से वो प्यार करती है वो मेरा भाई है, लेकिन अभय चुप रहा। अभय ने आकृति को देखकर कहा, सो जाइए, आप थक गई हैं। अभय ने ये कहकर अपना मुंह फेर लिया और सो गया। आकृति भी कुछ नहीं बोली और सो गई। अगले दिन अभय और आकृति ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे कि अभय के पास कृति का फ़ोन आया है। अभय ने फ़ोन पिक किया तो सामने से कृति ने कहा, हे आई एम बैक। अभय ने हाँ कहा तो कृति ने कहा, एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। अभय, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पापा को भेजता हूँ। आकृति ने जब अभय को किसी से बात करते देखा तो वो एक और खड़ी हो गई। कृति, पापा को क्यों तुम आ रहे हो? बस मैं कुछ नहीं जानती। अभय ने परेशान होकर कुछ कहना चाहा लेकिन कृति ने फ़ोन काट दिया तो अभय गाड़ी में बैठ गया। आकृति भी बैठ गई तो अभय ने आकृति से बात करने की कोशिश करी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। अभय गाड़ी चलाने लगा। वो बार बार आकृति की ओर देख रहा था तो आकृति ने कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? अभय हकलाते हुए बोला, ना नहीं तो। आपकी आकृति चुप हो गई तो अभय का फ़ोन फिर से बजा। अभय ने फ़ोन उठाया तो कृति ने कहा, कितनी देर लगेगी, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। अभय ने धीरे से कहा, कृति बात को समझो, मैं नहीं आ सकता। कृति ने गुस्से से फ़ोन काट दिया तो अभय को बुरा लगा कि वो अपने प्यार को लेने नहीं जा सकता। आकृति से क्या कहेगा वो कृति के बारे में, यही सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। आकृति ने अभय की बात सुन ली थी तो उसने कहा आपको जाना चाहिए। अभय ने खाली आंखों से आकृति को देखा तो आकृति ने अभय का फ़ोन लेकर कृति को फ़ोन किया लेकिन कृति ने फ़ोन नहीं उठाया। आकृति ने फिर से फ़ोन किया तो कृति ने एक मुँह उचकाकर कहा, ये क्या, अभय तो सिर्फ एक बार कॉल करता है, अब तो उठाना ही पड़ेगा। कृति ने फ़ोन उठाया तो आकृति ने बिना कुछ सुने ही कहा, हम बस 10 मिनट में वहाँ आ जाएंगे, आप इंतज़ार करिएगा। आकृति ने फ़ोन काट कर अभय के सामने रख दिया और बाहर देखने लगी। अभय, आपको कैसे पता कि वो लड़की है? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आकृति ने हंसकर बाहर देखते हुए कहा, वैसे भी मेरी वजह से आपको अपने दोस्तों से दूर होने की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरे ने सब बता दिया है। एयरपोर्ट चलिए, वो इंतज़ार कर रही होगी। अभय ने एयरपोर्ट की ओर गाड़ी मोड़ ली। आकृति को इस तरह सुनकर झटका सा लगा था। वो बुत बने अपनी सीट पर बैठी रही। कुछ देर बाद एक लड़का उसके
पास आकर बैठ गया और कृति से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कृति तो अभी तक आकृति के सदमे में थी। पास बैठे लड़के ने कृति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप सुन रही हैं ना मेरी बात? कृति, कहाँ है बे? कृति की ऐसी आवाज़ सुनते ही लड़का वहाँ से भाग गया। तो कृति ने उसे पुकारा, अरे रे ओ भाई साहब, क्या कह रहे थे लेकिन लड़का तो वहाँ से जा चुका था। कृति अपनी जगह से उठी और सामान लेकर बाहर आ गई। बाहर आते ही अभय और आकृति भी आ गए। कृति अभय को देखकर एक्साइटेड होते हुए भाग कर आई और उसके गले लग गई। अभय ने तो सोचा ही नहीं था कि ये सब भी होने वाला है। उसने धीरे से कहा, सब्र डार्लिंग, अभी मेरी वाइफ मेरे साथ है। आकृति मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। तो कृति अभय से दूर होकर बोली, सॉरी, वो एक्साइटमेंट में हो गया। आकृति, कोई बात नहीं, दोस्तों में चलता है। कृति ने आकृति को मुस्कान देकर कहा, क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? आकृति ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, आ जाओ। कृति झट से आकृति के गले लग गई। अभय तो ये सब देखता ही रह गया। कुछ देर बाद सब चलने लगे तो अभय ने कृति की ओर देखते हुए कहा, तू रहेगी कहाँ? कृति ने अभय को घूरते हुए कुछ कहना चाहा, तभी आकृति ने कहा, हमारे साथ। आकृति आगे चली गई। अभय कभी कृति को देखता तो कभी आकृति को। कृति भी कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई तो अभय ने ऊपर देखकर कहा, हे महादेव, झटके जरा रुक कर दिया करो वरना हार्ट अटैक आ जाएगा। ये कृति और आकृति मिलकर अब न जाने क्या क्या करने वाली हैं। मुझे तो बचाना इन दोनों से। कृति ने देखा अभय अभी वहीं खड़ा है तो उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर हॉर्न बजाते हुए कहा, चलना है कि यहीं घर बसाना है? अभय भाग कर आया तो देखा दोनों लड़कियां आगे बैठी हुई हैं। अभय ने कृति से पीछे जाने के लिए कहा, लेकिन कृति ने उसे ही पीछे जाने का ऑर्डर दे दिया। अभय ने आकृति की ओर देखा तो आकृति ने कंधे उचका दिए। अभय ने मुंह बनाया और पीछे आकर बैठ गया। कृति ने गाड़ी स्टार्ट करी और सड़क पर दौड़ाने लगी तो आकृति ने उसे धीरे चलाने के लिए कहा। कृति ने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा, डोंट वरी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभय से भी अच्छी ड्राइवर हूँ। अभय ने एक भौं उचकाकर कहा, अपने गुरु से पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। आकृति दोनों को बारी बारी से देखने लगी तो कृति ने गाड़ी चलाते हुए ही कहा, आप कंफ्यूज मत होइए, मुझे गाड़ी अभय ने ही सिखाई है, इसीलिए वो मेरा गुरु बना बैठा है। कृति ने अभय को देखकर मुंह बना लिया तो अभय ने भी मुंह टेढ़ा कर लिया। आकृति उर्फ मोमो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में कृति ने गाड़ी कंपनी के बाहर रोकी और सब उतरकर बाहर आ गए। अभय जाने लगा तो कृति ने कहा, मैं क्या करूं अब? अभय ने आकृति को देखा तो वो भी सोचने लगी कि कृति यहाँ क्या करेगी। अभय ने कहा कि वो आकृति के साथ रहे और ऑफिस का काम सीख ले, लेकिन कृति ने मुंह बनाकर कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। आकृति, तो फिर क्या करना पसंद है तुम्हें? कृति, मैंने एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और उसी में जाना चाहती हूँ। अभय ने कुछ नहीं कहा तो आकृति ने अभय की ओर देखते हुए कहा, हम एक काम करते हैं, अपनी कंपनी में ही एक और काम शुरू कर देते हैं। कृति है ही इसे आगे बढ़ाने के लिए। आकृति के ये कहते ही कृति की आंखें चमक गईं, लेकिन अभय कुछ नहीं बोला। वो वहीं खड़ा रहकर सोचने लगा कि आकृति एकदम नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो कृति से मैं नहीं वो प्यार करती हो। आकृति और कृति बातें करती हुई अंदर चली गई तो अभय दूर खड़ा होकर दोनों को जाते हुए देखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकृति आखिर करना क्या चाह रही है। कुछ देर बाद अभय भी अंदर चला गया। अभय यहाँ आया तो आकृति और कृति एक रूम में खड़ी कुछ लोगों से बातें कर रही थी। अभय ने अपना सिर हिलाया और अपने कैबिन में आ गया। कुछ ही देर में आकृति ने कृति के काम के लिए सब अरेंजमेंट करवा दिया और कृति को काम करने के लिए कहकर अपने कैबिन में चली गई। कृति आकृति को जाते हुए देखकर सोचने लगी, इतनी अच्छी क्यों हो आप? दूसरों के सामने अपने दर्द को छुपाकर बातचीत करना आपको कितने अच्छे से आता है, लेकिन अब ये दर्द ज़्यादा नहीं रहने वाला है क्योंकि मैं आ गई हूँ ना। सो वेट एंड वॉच मिस आकृति, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आकृति अपने कैबिन में आकर चेयर पर बैठ गई और कृति के बारे में सोचने लगी। आकृति ने अपना सिर पीछे टिकाया ही था कि अभय अंदर आ गया।
तो आकृति ने मुस्कुराकर कहा, आपको कुछ काम था क्या? अभय ने शांति से आकर आकृति से कहा, आप कृति के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं? आकृति को कुछ समझ नहीं आया तो वो बोली, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अभय, नहीं, मुझे लगा कृति को देखकर आपको बुरा लगेगा। आकृति ने मुस्कुराकर कहा, अगर उसकी जगह कोई और होती तो 1% बुरा लगता, लेकिन उसके लिए नहीं लगा क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। अभय ने चौंकते हुए कहा, क्या? आकृति, हाँ, वो रुचिका के साथ उसी अनाथ आश्रम में। आकृति ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कर ज़रूर बताना फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है फ्रेंड्स क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे माफ़ करना और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहें।